हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो बेसिक कंडीशंस बताई थी। अब उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम ये पढ़ चुके हैं कि दो बेसिक कंडीशंस में से कोई एक भी पूरी होगी तो चलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिटर्मिनेशन करनी है 182 डेज, 60 डेज या पिछले 4 साल में 365 दिन, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टे कॉन्टीन्यूस हो, अलग अलग भी हो सकता है, कभी 10 दिन कभी 20 दिन। तो पहला स्पेशल पॉइंट ये है कि द स्टे मे और मे नॉट बी कॉन्टीन्यूस, राइट। दूसरी बात, ये भी ज़रूरी नहीं है कि स्टे एक ही प्लेस पे हो, इंडिया में अलग अलग जगह पे हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कंटिन्यूस। दूसरी बात यह है कि जो स्टे है, जैसा मैंने कहा, वो एक ही जगह पे हो, ये भी हो सकता है, और इंडिया में अलग अलग जगह पे भी हो सकती है। तो स्टे मे और मे नॉट बी एट सेम प्लेस, अलग अलग जगह भी हो सकती है, कभी कानपुर में है, कभी लखनऊ में है, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, ये भी चलेगा। तीसरी बात, ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली इंडिया में आते हैं और बाहर चले जाते हैं, उनका उस दिन का क्या होगा? तो बोथ डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर, ये दोनों काउंट किए जाएंगे। बोथ डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर विल बी काउंटेड। बाकी डिटेल्ड वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि अगर किस तरह से वो टाइम की इन्फॉर्मेशन दी हो तो फिर हम उसको कैसे 24 आवर्स कैलकुलेट करते हैं और 24 घंटा पूरे होने पर ही एक दिन मानते हैं, राइट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट ये है कि जो प्रेजेंस है, द प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, द प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है? जो इंडिया की कोस्टल लाइन है उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना। टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ तक होते हैं? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीब, जैसे कि मैंने आपको अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक नॉटिकल माइल करीब 1.852 किलोमीटर होता है, और करीब ये 22 किलोमीटर का एरिया बनता है। यानी वहाँ तक अगर किसी की प्रेजेंस है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑयल ड्रिगिंग कंपनी में काम करता है या किसी शिप पर है, तो वो प्रेजेंस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, वो ज़मीन से थोड़ा सा नज़दीक अगर आप पानी में भी हैं तो वो प्रेजेंस इंडिया में मानी जाएगी। और एक पांचवा पॉइंट वो ये कि ये डिटेल, कई लोग क्वेश्चन ये सोचते हैं दिमाग में कि ये डिटेल इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलेगी, तो वो डिटेल हमें खुद ही मेंटेन करनी है। 1963 में कैलकाटा, जो उस समय कैलकाटा आज कोलकाता बोलते हैं, उस समय कैलकाटा हाईकोर्ट का डिसीजन है कि जो भी इससे रिलेटेड ये ड्यूटी जो है डिटेल्स देने की, वो असेसी की है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द असेसी टू फर्निश डिटेल्स, जो भी उसकी प्रेजेंस की डिटेल्स हैं वो उसी को मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली हम किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरी इंडिया में कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो पूरा डेटा मेंटेन करे। वो बात अलग है, आने वाले समय में शायद ये भी संभव हो जाएगा, जिस हिसाब से आजकल चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन करने की सिस्टम्स हैं, उनको कंपाइल करने के सिस्टम्स हैं, तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि ये ईजिली हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान के चलें कि ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एसएससी कि वो अपनी प्रेजेंस की पूरी रिकॉर्ड मेंटेन करे और ज़रूरत पड़ने पर वो उस रिकॉर्ड को इनकम टैक्स ऑफिसर को दे, राइट। सो यहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का बेसिक पार्ट पूरा होता है। अब कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं कि वो इंडिया में आरओआर है या एनओआर है, ठीक है ना। उसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू।